अ, ये आज का लेक्चर नंबर तीसरा है जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम में हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए, जिसमें हम पहले भूमिका पढ़े, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। दूसरा में हम लोग पोषण पढ़े। पोषण में पढ़े कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, यानी कि भोजन का अंतर ग्रहण करके उसको पचाने की प्रक्रिया को ही पोषण बोलते हैं ना। यानी कि उसका अगर परिभाषा देखा जाए तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल कार्बनिक अवशोषण करने योग्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते थे, अब पोषण बोलते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। आखिर श्वसन जरूरी क्यों पड़ी? जो हम लोग भोजन खाएं है ना, भोजन खाएं उसका क्या होगा आगे, इसके बारे में जानना है इसमें, है ना। तो ऑक्सीजन तो हम लोग खा लें, अवशोषण भी हो गया ग्लूकोज में। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं भोजन खाएं ग्लूकोज में बदला, इस प्रक्रिया को क्या बोले थे? पोषण। अब ग्लूकोज का क्या करेगा तुम? ग्लूकोज को रखे तो नहीं रहेगा, ग्लूकोज को बनाना है ऊर्जा हमको, इसमें लगेगा हमको किसका मदद लगेगा? श्वसन का मदद लगेगा। आगे बता दे, विभिन्न प्रकार की जीवें होती है हमारी पृथ्वी पर, जो अलग अलग प्रक्रिया द्वारा श्वसन करती है। किसी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, किसी को जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ने के 3 प्रक्रिया हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। श्वसन में वही पढ़ना है कि श्वसन में आखिर होता क्या, ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा में बदलता है ना। तो कितने तरीके हैं बदलने के, ये बताते हैं। ग्लूकोज के 3 तरीके हैं। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही माने ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो काम चला लेगा। उसमें एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट का नाम सुना होगा तुम लोग। हाँ, वही ईस्ट जो तुम लोग पावरोटी बनाने में उपयोग करा जाता है ना, मतलब उपयोग करते हो है ना। क्या करता है वो? एथेनॉल में बदलता है। क्या करना है इसमें? किनोन की प्रक्रिया ही है ये। अगर ध्यान से देखो तो ग्लूकोज को तुम बंद करके रख दो, ईस्ट और ग्लूकोज को बंद करके रख दो, थोड़ा देर बाद ईस्ट श्वसन करेगा बिना ऑक्सीजन के संपर्क में, है ना, और इथेनॉल बनाएगा जो दारू के सेंट का होगा, है ना, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। और यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत कम ऊर्जा निकलती है ना। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितने भी बड़े जीव देखते हैं वो सब के सब ऑक्सीजन की सहायता से ही श्वसन करते हैं, तो वो तो पागल तो है नहीं, है ना। मतलब कि ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं जरूरत होगा, ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहा है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ हानि होगा। यहाँ पे ऊर्जा जो निकलती है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी मांसपेशियां, जब तुम लोग देखा हो बहुत ज्यादा तुम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एकदम थकावट सा हो जाता है, एकदम हम लोग का जो टांग उंग रहता है वो पूरा दर्द करने लगता है ना। क्यों दर्द करता है? जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशीय कोशिकाओं में बहुत मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वैसे तो ऑक्सीजन के संपर्क के साथ आके वो श्वसन करता है हमारी कोशिका, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन वहां तक जल्दी पहुंच नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में होता क्या है कि वहां पे बनता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे भी जो बनी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है पर बहुत कम मात्रा में, है ना, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, तो वहां पे लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, है ना, ये भी बहुत कम बनेगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग देखा होगा कि उसके बाद थकावट के बाद दर्द भी करने लगता है मसल, है ना। पेशीय कोशिकाएं दर्द क्यों करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जब तक जमा रहेगा वो दर्द करते रहेगा, है ना। इसको हटाने का तरीका है गर्म पानी से सेक सकता है ना, तो ऐसे करके करा जा सकता है। उसके बाद हम बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब ये वैसे ये कहाँ पे होती है? तो हमारी पेशीय कोशिकाओं में। लिख देता हूँ, पेशीय कोशिका में। बहुत लोगों ने बोला कि आप कॉमेडी नहीं करते हो सर, तो बता दूं मैं कि मेरा वो स्वभाव नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कॉमेडी करूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा तुम लोगों को फील करा के पढ़ाऊं। अगर कॉमेडी की बात है तो तुम ये वीडियो के बाद तुम आगे जाके मतलब दूसरे वीडियो में कॉमेडी तो देख सकते हो ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कॉमेडी नहीं होता। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, इसके बाद तुम अगले वीडियो में कॉमेडी देख लेना, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, 9th क्लास में उसको बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर। क्यों बोला जाता था? क्योंकि वहीं पे श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ऑक्सीजन अगर बहुत अच्छी मात्रा में हो, है ना, ऑक्सीजन अगर अच्छी मात्रा में हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जल में टूट जाता है, और ऊर्जा यहाँ पे जो बनता है वो बहुत अधिक मात्रा में।
इसके कंपैरिजन हम करें तो इसमें सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, इसमें भी 2 एटीपी यानी 2 एटीपी, और इसमें तुम लोग समझ लो 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है, लगभग 17-18 गुना अधिक एटीपी। तो यही वाला है ना, ऑक्सीजन हम बोले कि ऑक्सीजन जो ले रहा है वो पागल तो नहीं होगा, यहाँ पे वो समझ में आया होगा ऑक्सीजन का उपयोग। उसके बाद हम बताते हैं, देखो अभी तो शॉर्टकट में बता दिया आखिर हो क्या रहा है ना, लेकिन ग्लूकोज का जो होता है श्वसन वो कैसे होता है। ग्लूकोज का अणु में देखेगा तुम लोग C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र है ना। उसके बाद हम बताएं कि ये जो है यहाँ पे इसको याद रखना, पायरुवेट, क्या बोलते हैं इसको, पायरुवेट, 2-3 बार दोहरा, पायरुवेट पायरुवेट पायरुवेट। हाँ, तो पायरुवेट का जो अणु बनता है उसमें जो कार्बन, इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन है ना। इसमें 2 पायरुवेट बनेगा और 3 कार्बन वाले, तब जाके ये 6 हो जाएगा ना। तुम लोग देखो, यानी पायरुवेट जो होगा वो 3 कार्बन के अणु होंगे, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो ये देखो इतना रास्ता जो है वो ग्लूकोज का पचने में, पहले ग्लूकोज रहेगा उसके बाद पायरुवेट बनेगा, ये तो सीधा रहेगा है ना। ये सभी कोशिकाओं में एक समान होती है, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे पेशीय कोशिका हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, है ना, चाहे वो कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया हो, ठीक है। ये तो समान रहेगा, कहानी यहां से बदलती है। अगर वो ईस्ट रहा तो आगे एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, यानी कि यहाँ पे कार्बन की 2 है, 2 अणु है ना, और यहाँ पे 1, तो टोटल 3 हो गया, पायरुवेट में भी 3 था। तो इस तरह से संतुलित कर सकते हैं हम लोग। तो देख लिया तुम लोग, पहले काम होता है ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य तो समझा होगा, हम बताते हैं, कोशिका द्रव्य में ये कोशिका है और ये केंद्रक है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ध्यान से समझना, ये वीडियो नोट्स के लिए उपयोगी नहीं होगा, है ना। नोट्स चाहिए तो हम बना करके डाल देंगे, लेकिन ये समझ लो अभी समझने का वीडियो है ना, एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोशिका में कोशिका द्रव्य ये है, कोशिका द्रव्य में क्या हुआ, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में बदला, ठीक है। अब पायरुवेट में चाहे वो किसी का भी कोशिका द्रव्य हो, कोई मतलब नहीं है। अगर वो ईस्ट हुआ तो वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदलेगा। अगर वो हमारी पेशीय कोशिका जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव चल रहा है, जब हम खूब सारे मेहनत कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा, है ना, और ऊर्जा निकलेगी। ये भी बहुत बढ़िया तरीका नहीं है ना। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होगी तो यहाँ पे सभी का सभी पायरुवेट का जो 3 कार्बन वाले अणु है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएंगी और जल के अणु निकालेगी, और ऊर्जा, और यहाँ की ऊर्जा तो हम बता चुके हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना। अब हम बताते हैं, ये जो यहाँ पे बार बार हम ऊर्जा का नाम ले रहे हैं, ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है ना। अगर हम ऊर्जा को बचा करके नहीं रखें तो वो तो खत्म हो जाएगा, खाना खाएंगे, श्वसन हुआ, जब तक श्वसन चल रहा है तब तक रहेंगे, वरना खत्म हो जाएंगे, है ना। तो हम बता रहे थे ऊर्जा तो बन गया, पर उसको स्टोर अगर नहीं करे तो ऊर्जा हम वातावरण में खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि लोहा गर्म हो जाता है वापस से ठंडा हो जाता है ना, यानी कि उसका ऊर्जा तो खत्म हो गया। अगर हम अपने ऊर्जा को बचा करके नहीं रखते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो क्या करता है हमारा शरीर जो ऊर्जा है उसको क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी के रूप में बदल देता है, और जहां पे भी जरूरत होता है ऊर्जा को उसको वहां पे भेजता है, और एटीपी वापस से टूट जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा समझो कि तुम्हारे पास प्याज का उत्पादन हुआ बहुत सारा, ठीक है, किसान का परिवार से होगा सब कुछ, तो प्याज का उत्पादन हुआ होगा, तो प्याज को तुम सालों भर, तो साल 2 साल तो नहीं रख सकता, बहुत सारा प्याज तो सड़ सकता है। तो क्या करता, तुम मार्केट में जाता, बेच देता, और उसके बदले क्या ले लेता, पैसा ले लेता, है ना। तो वो पैसा को तुम जहां पे भी जरूरत होगा, चाहे तुमको आलू खरीदना हो, प्याज खरीदना हो, वापस से प्याज तुम खरीद सकता है, या तो तुमको कोई भी सामान खरीदना है तो वही पैसा का उपयोग तुम वहां पे कर सकता है कि नहीं। हाँ, तो एटीपी का उपयोग उसी प्रकार से किया जा रहा है। एटीपी मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, ऊर्जा जो है वो एटीपी खरीदने में लग गया, एटीपी खरीद लिया हम, एटीपी को जहां जरूरत होगा वहां हम ले जाएंगे, है ना।
वहां पे वापस से हमको ऊर्जा चाहिए तो एटीपी को तोड़ देंगे, है ना। मतलब एक तरह से पैसा की तरह ही काम कर रहा होगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा का मुद्रा बोला जाता है, ठीक है। ये आखिर काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ऊर्जा है ना, इसको बदलना हमको एटीपी में। तो सबसे पहले हमारे शरीर में बहुत सारी मात्रा में एडीपी होती है। क्या होती है? एडीपी, है ना। इसका मतलब क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉस्फेट होते हैं जिसको फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बोलते हैं, इसीलिए, है ना। इसको अगर जोड़ा जाए, यानी कि पहले दो ठो फॉस्फेट है इसके पास, दो ठो, है ना। अगर एक ठो और जोड़ा जाए तो तीन ठो हो जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे लगना है, यहाँ पे मैंने ऊर्जा लगेगा, ठीक है। ऊर्जा जब तुम दे देगा तो यही एडीपी क्या बन जाएगा? एटीपी। इसके साथ मिलके देखो, दो फॉस्फेट है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब कि तो दो फॉस्फेट, तो एटीपी बन जाएगा एक और फॉस्फेट से मिला करके, है ना। अब ये ऊर्जा इसमें अब फंस गया, यानी कि अब इसके में अटक गया, ठीक है। अब ये एटीपी को तुम चाहे जहां भी ले जाओ शरीर में, है ना, तुम वहां पे इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो एटीपी को वहां ले गया, एटीपी क्या होगी? वापस से किस में बदलेगी? एडीपी में बदल जाएगी और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक में। और यहाँ पे क्या और निकलेगा? यहाँ पे हम जब बना रहे थे तो ऊर्जा दे रहे थे, तो यहाँ पे जब निकलेगा तो ऊर्जा भी निकलेगा, और यही तो चाहिए ना। एडीपी क्या कर रहा है? ऊर्जा का मुद्रा के रूप में काम कर रहा होगा। तो इस तरह से एटीपी काम करता है। देखो, अभी हमने सीखा कि एटीपी को क्यों ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, है ना। अभी हम सीखते हैं कि विभिन्न जीव जो होते हैं, जैसे पेड़ हो गया, जलीय जीव हो गए, है ना, स्थलीय जीव हो गए, ये अब श्वसन कैसे करते हैं। वो तो तरीका हो गया कि ग्लूकोज है तो कैसे वो तोड़ता होगा, ऑक्सीजन रहा तो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकालेगा बहुत मात्रा में, है ना। ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो ईस्ट में हम लोग देखे तो एथेनॉल निकाला। अगर ऑक्सीजन की अभाव रही तो क्या बोले कि कैसे कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल निकालेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पौधों में किस प्रकार की श्वसन होती है, किस प्रकार से। देखो, पत्तियों में बहुत प्रकार की, मतलब छिद्र होती है, छोटी छोटी छिद्र होती है। ये पत्ता है तो इसके अंदर वाले साइड में क्या होते हैं? छोटी छोटी छिद्र होती है, तो उनको बोला जाता है रंध्र, है ना, रंध्र। उन्हीं के द्वारा क्या होती है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान करने का मतलब जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वो वातावरण से रंध्र के द्वारा लेता है, और ऑक्सीजन को रंध्र के द्वारा छोड़ते हैं। और जब श्वसन कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को भी रंध्र से लेते हैं, और वातावरण में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के द्वारा ही छोड़ते हैं। एक चीज बता दें कि पेड़ में जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। मृत यानी कि वो मरे होते हैं, यानी कि उनको श्वसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए उनको कम ऑक्सीजन में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो श्वसन तो करते हैं पर बहुत कम मात्रा में करते हैं, ठीक है। हम लोग की तरह नहीं कि बहुत अधिक श्वसन करते हैं। देखो, हम लोग को चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, गति करनी पड़ती है, खाना ढूंढना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है ना। उनको क्या करना, वो एक जगह स्थिर रहते हैं, और उनकी कोशिका मृत भी होती है। हमारी कोशिकाएं तो सभी के सभी जीवित है, सभी को खाना चाहिए, है ना। तो बोले कि उनकी कोशिका मृत होती है अधिक से अधिक। और पत्तियों में जो बात बोले कि वो रंध्र के द्वारा इधर उधर हो जाता है, लेकिन तना में क्या, तना में कुछ कुछ कोशिकाएं होती है, तो वो अपना श्वसन कैसे करती होंगी। तो ध्यान से समझना, ये कोशिकाएं हैं तना की, इनके बीच बहुत अधिक ऑक्सीजन, एक बात याद रखना, बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इनकी कोशिकाएं अधिक से अधिक मृत होती है। तुम लोग ये पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, है ना। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग कोशिकाओं की बनी होती है, जिनका नाम है जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम की ही बात करें तो जाइलम पेरेन्काइमा के अलावे तीनों के तीनों जो मृत कोशिकाएं हैं वो मृत होती है, केवल एक कोशिका उसकी जीवित होती है। तो इनको बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो वायुमंडल से ये विसरण के माध्यम से, विसरण यानी कि अस्वता, यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इधर जिधर रहेगा कम रहेगा उधर
मूव करने लगता है ना, इसको हम लोग विसरण बोलते हैं। तो विसरण के माध्यम से अंतर कोशिकीय अवकाश, देखो क्या लिखा गया, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, लेकिन एक चीज और है, रंध्र के द्वारा पत्तियों में होता है। और अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कि दो कोशिका के बीच का जो गैप है, ये सब गैप है जो है ना, ये सब गैप है, उसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन सही से मिले, है ना, ऑक्सीजन सही से मिले। देखो पत्ती जो होती है वो ऑक्सीजन अपना लेती है ना, केवल अपना ही ले पाएगी, तना को तो नहीं ले पाएगी, है ना। तो इस तरह से तना उसका श्वसन करता है। हम बता दें कि दिन में प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा होता है और क्या हो रहा होता है, श्वसन भी कर रहा होता है पेड़ पौधा। लेकिन पौधा जो होता है वो श्वसन बहुत कम मात्रा में करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ेगा और ऑक्सीजन वो ज्यादा छोड़ेगा। या तो ऐसे बोलो कि जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ा उससे ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो मुख्य घटना जो दिन में हो रहा है वो ऑक्सीजन का निकालना ही हो रहा है। समझ में आया इतना बात। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें निकलती है, श्वसन में। तो श्वसन करा, ये याद रखना कि पेड़ पौधा भी श्वसन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वे सब भी निकालते हैं, पर उससे ज्यादा दिन में ऑक्सीजन निकाल देते हैं। इसीलिए वो मुख्य घटना जो होती है वो ऑक्सीजन निकालना होता है दिन में, ठीक है। रात में क्या होता है, रात में वो लाइट तो होती नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जब नहीं हो पा रहा होगा तो मुख्य घटना जो होगी उसकी श्वसन की प्रक्रिया होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादातर निकल रही होगी। तो इस तरह से वो श्वसन की प्रक्रिया करती है पौधा में, है ना। ये हम बता दिए। आगे हम देखते हैं जलीय पौधों मतलब जलीय जीव जंतु कैसे श्वसन लेती है। तुम लोग देखा होगा एक्वारियम में मछली जो रहता है ऐसे मुंह फाड़ते रहता है एकदम जल्दी जल्दी से, देखा, अब कभी देख जाएगा तो गौर करना, है ना। तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी से मुंह को खोलता है बंद करता रहता है। क्या कर रहा था वो, पानी को अपने गलफड़ा से पास करवाता है ना। अभी हम बताते हैं वो अपना, चलो उससे पहले मिटा लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं जलीय जीव जंतु कैसे ऑक्सीजन लेती है, अपना श्वसन कैसे पूरा करती है। तो हम बता दें कि ये जल है ना, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब हम बोलते हैं किसी किसी को ऐसा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको ध्यान से बता रहे हैं, है ना। जब हम बोलते हैं कि मछली जो है वो ऑक्सीजन, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती है, तो सबको लगता है कि ये पानी जो है वो बना होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसका वाला ऑक्सीजन से लेता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पानी अलग चीज होता है और इसके बीच जो है वो ऑक्सीजन अलग तरीके से घुला हुआ होता है। तुम लोग वो स्प्राइट पिया होगा ना, तो उसमें जब खोलता होगा तो बुलबुला से निकलता है, उसमें घुला हुआ पहले से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पानी में गैस घुल सकता है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकता है तो क्या वो ऑक्सीजन नहीं घुल सकता, ऑक्सीजन भी घुल सकता है। और मछलियां जो होती है वो यही घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। समझ में आया। तो हम बता दें कि वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन हम, है ना, यानी कि बहुत मात्रा में, यानी कि 1 किलो तुम गैस लो तो 20 किलो उसमें मतलब 200 ग्राम क्या होगा, ये ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या उतनी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन घुली हो सकती है क्या, नहीं ना, घुली हो सकती है। एक तो पहले गैस है, गैस पानी में जल्दी घुलती नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा में घुल भी जाएगी तो बहुत ज्यादा मतलब घुल नहीं सकती। इसीलिए मछली लोग को बहुत जल्दी जल्दी मुंह चलाना पड़ता है ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन अगर धीरे धीरे मुंह से चलाएगी, जैसे हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी। तुम ही सोचो ना कि जितना आराम से हम लोग कर रहे हैं और उतने मात्रा में ऑक्सीजन वहां पे जाएगी ही नहीं, सोचो, ठीक है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए मछलियों को ऑक्सीजन को आपूर्ति करने के लिए उनका जो मुंह होता है वो बहुत जल्दी से खोलना पड़ता है। वो मुंह के द्वारा पानी लेता है और पीछे होता है एक दरवाजा सा, है ना, उधर से पानी को बाहर निकालता है। बीच में आता है गलफड़ा, गलफड़ा समझना तुम लोग, गिल्स बोलते हैं उसको। गलफड़ा से होगा ये कि पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन जो रहेगा वो छन जाएगा और गैस अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। पानी को फेंक देगा और गैस को ले लेगा, है ना, और गैस का उपयोग करेगा श्वसन करने के लिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि मछली बहुत जल्दी मुंह कैसे क्यों खोलती है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन भी है कि स्थलीय जीव की अपेक्षा जलीय जीव को
श्वसन करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर यही है कि जलीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम घुली होती है, इसीलिए उनको बहुत अधिक तेजी से अपना मुंह चलाना पड़ता है ताकि वो श्वसन ले सके। तुम लोग घर में लाया होगा मछली वगैरह, तो ऐसा रख देता होगा तो एक आध दो दिन तो जिंदा रहेगी, पर वो मर जाती है। कारण क्या पता है? सुनो, कारण तुम्हारा ये है कि एक दो दिन में उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन तो वो सारा ले लेगी, यानी कि सारा खत्म हो गया। अब उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होने लगी कम, ठीक है, तो मर मर ही जाएगी ना। एक्वारियम जब भी देखा होगा तुम, तो क्या देखा है? उसमें बुलबुला डालने के लिए एक हवा डालने वाला मशीन होता है, जो क्या करता है, हवा वाला जो ऑक्सीजन है उसको जबरदस्ती घोलता रहता है पानी में से बुलबुला करके, है ना, जो कि क्या करता है, मछलियों को ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देता है। समझ में आया? तो अब तुम जब जान चुके हो तो पानी में तुम अपने से फूंक मार सकता है, या अपने से मारेगा तो थोड़ा कम ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज्यादा छोड़ते हैं ना। लेकिन हवा को जब उसमें डालेगा, है ना, तब जाके ऑक्सीजन घुलेगा और मछली सांस ले पाएगी, है ना। चलो, ये बात तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्थलीय जीव जंतु अपना श्वसन कैसे प्राप्त करता है। तो अभी तक हमने देखा कि पेड़ पौधे कैसे श्वसन लेते हैं, जलीय जीव जंतु कैसे लेती है, अपना अपना अंग विकसित कर लिया, है ना। जैसे पेड़ पौधे में रंध्र विकसित हो गया, मछलियों में गलफड़ा विकसित हो गया, उसी प्रकार स्थलीय जीव जंतु के लिए ऐसा अंग की आवश्यकता पड़ी जो डायरेक्ट वातावरण से ऑक्सीजन ले और हमारे शरीर में डाल दे, ठीक है। तो इसके लिए पहला नाम आता है फेफड़ा के बारे में, ठीक है। फेफड़ा जो है वो क्या करता है, कैसे करता है, इसको अब हम पढ़ते हैं ना। नहीं रुकेंगे। ये है तुम्हारा मानव श्वसन तंत्र का चित्र। ये नासाद्वार, मुखगुहा, ये जो है ग्रसनी, इसको नाम है ग्रसनी। ग्रसनी में क्या बोलते हैं, नासाद्वार, श्वसन नली और भोजन नली दोनों का जहाँ कॉमन पॉइंट होता है, मतलब कि सामान्य क्या बोलते हैं, सामान्य गैप जो होता है वो वही होता है ना। यहाँ पे एक ढक्कन सा होता है जिसका नाम एपिग्लोटिस होता है। वो क्या करता है, जब भोजन नहीं जा रहा होता तो इस श्वसन नली को खोल के रखता है, और जब भोजन हमको पास करना होता है तो ऐसे इधर आ जाता है और भोजन वाला खुल जाता है। तो भोजन जाएगा तो वापस से बंद कर देगा और वापस से चालू हो जाएगा श्वसन नली। मतलब कि एक ढक्कन है, इधर भी एक है, इधर भी एक पाइप है, इधर भी एक पाइप है। ये भोजन वाला और ये श्वास वाला, है ना। जब सांस लेना है तो ये वाला खुला रहेगा और ये वाला बंद रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सांस लिया जा रहा है। जब तुम खाना पार करेगा तो इधर बंद कर देगा और इधर वाला खाना पार करेगा, ठीक है। इसका नाम है, ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है एपिग्लोटिस, है ना। उसके बाद हम देखेंगे श्वसन नली में श्वसन नली, ये जो है ये श्वसन नली है, ठीक है। अब ये जो तुम लोग देख रहा है ये सी टाइप का है ना, ये क्या है, ये है उपास्थि का वलय। उपास्थि मतलब होता है, हड्डी होता है ना, मतलब उसी के जैसा थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन उसके जैसा हार्ड नहीं होता, लचीलापन होता है। जैसे कि कान वाला, है ना, ऐसे ऐसे कर सकता है। तो ये किस चीज का बना हुआ, उपास्थि का, ठीक है। उपास्थि जो है उसका सी शेप, जैसे ये गोल सा स्ट्रक्चर नहीं है, है ना,
उपास्थि यहाँ पे जो है वो पूरा गोल नहीं है, ये आधा ही है, यानी कि बाहर की साइड तुम छुएगा इसको तो ये कड़ा कड़ा लगेगा, लेकिन अंदर जब इसको अंदर करेगा तो वो कड़ा नहीं लगेगा, यानी कि आधा ही है, पीछे की साइड नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो जब देखो एक बलून है तो उसमें हवा रहेगा तो उसका जो गर्दन है ये वाला हिस्सा, ग्रसनी नहीं, ग्रसनी में इसका नाम है श्वसन नली। श्वसन नली से जब हवा रहेगा उसमें तो फूला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा चला जाएगा तो वैसे पिचक जाएगा ना, है ना, और श्वसन बंद हो, श्वास बंद हो सकता है तो मर सकता है। तो ये जो नली है वो पिचके ना, यानी निपतित ऐसा करके वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो निपतित ना हो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे कुछ हार्ड चीज हो, ताकि जब ये क्या बोलते हैं इसको मुंडाने के लिए जाए लेकिन ये मुंडा ना पाए, ये उपास्थि की वजह से, ठीक है। यानी कि निपतित होने से बचने के लिए ये सी शेप का, सी आकार का उपास्थि का वलय दिया होता है, ठीक है। उसके बाद हवा कहाँ जाती है? हवा जाती है श्वसनिका। देखो यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं इसका, श्वसन नली ये दो भागों में बढ़ जाता है जिसका नाम है श्वसनिका। श्वसनिका और भी छोटी छोटी ये में बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद श्वसनिका के बाद जाता है ये जो श्वसनिका है और ज्यादा छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जब तक कि बहुत छोटा ना हो जाए, ठीक है, बहुत छोटा एकदम सा। लास्ट में जाकर के ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना बनाएंगे। ये गुब्बारे जैसी संरचना क्या है? ये इन्हें कहते हैं कुपिका। और इनकी जो भित्ति होती है, इनका जो दीवार होता है इतना पतला होता है कि इनसे गैस आपस में आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पे ही ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी खून में मिल जाती है। ऑक्सीजन कैसे मिलती है? यहाँ इसके बगल बगल से हमारी वो वाली क्या बोलते हैं वो धमनियां और शिराएं गुजरती है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन आदान प्रदान हो रहा है उसको लेकर के पूरे शरीर तक घुमाने का काम करती है। समझ में आया? इस पूरे चीज को हम अगले लेक्चर में और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, जब हम हृदय के बारे में समझा रहे होंगे कि कैसे यहाँ से लेके जाता है ऑक्सीजन और कैसे पूरे शरीर में घुमाता है। पर यहाँ पे समझो कि जो ऑक्सीजन हम सांस लिए उसको खून में मिलाने का काम यहीं पे होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालना है हमको वो भी यहीं से इसमें चला जाता है, फिर इससे बाहर आता है ना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी खून में मिल जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की होती है। इतना याद रखो कि कुपिका को जो दीवार है वो बहुत बहुत छोटी है, यहाँ पे विसरण के माध्यम से गैस इधर से उधर हो जाता है। सोच रहे कितना पतला होगा, हमारी स्किन पे हमारी अंदर नहीं घुस सकती, तो कितना छोटा मतलब पतला होगा कि ये समझिए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं ये डायफ्राम है। तुम अभी तक तो डायाफ्राम, अभी तक हम डायफ्राम का नाम कहीं नहीं लिए। डायफ्राम ये ही मतलब यही जो है वो श्वसन तंत्र का हीरो मान लो इसको, है ना। ये अगर नहीं रहता तो हम लोग श्वास नहीं ले पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि ये इस तरह से देखो ये इस तरह से घुमा हुआ है ना, ये अगर नीचे जाएगा तो हमारा जो मतलब यहाँ पे जो गुहिका बोलेंगे, है ना, गुहिका यानी कि चैम्बर, इसके अंदर जो है मन जैसे कैसे समझे इसको, ये है तुम्हारा डायफ्राम, ये जैसे ही सीधा हो जाएगा तो इस यहाँ वाला जो वॉल्यूम होगा, जैसे ये था, जैसे सीधा हुआ तो यहाँ पे जो आयतन था वो और अधिक बढ़ गया, ठीक है। आयतन बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और हवा अपने आप अंदर आने लगता है। नीचे दिए गए मॉडल से समझ सकते हो। ये लाल वाला डायफ्राम है, इसके चपटा होने से आयतन बढ़ जाता है और हवा जो है अपने आप अंदर आने लग जाता है। इस डायफ्राम को नीचे करते हैं तो इसके अंदर एक चूसन उत्पन्न होता है जो अपने आप अंदर ले लेता है हवा को। समझ में आ रहा है? मान के चलो इसके लिए हम एक हो सके तो एक क्रियाकलाप हम लगा देंगे, इसके माध्यम से तुम समझ पाएगा कि कैसे हो पा रहा है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं कि डायफ्राम जो है वो ही मेन हीरो है, इसी की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। अगर ऐसे सीधा नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जब हमको सांस छोड़ना पड़ता है तो ये भी ऐसे सिकुड़ जाता है, फिर सीधा होगा तो सांस लेंगे। तुम लोग देखो सांस लिया यानी कि ये वाला फूला ना, ये यहाँ पे आयतन बढ़ गया, कारण क्या कि उसका जो डायफ्राम है वो सीधा हो गया,
जिसके कारण आयतन बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हम बता दें कि कैसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा और बता देते हैं। ये है कुपिका जो होती है वो एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, और हमारी जो वाहिका मतलब क्या बोलते हैं वो, धमनी और सिरा होती है, इनके अगल बगल से ऐसे गुजर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, इसको अंदर कर दिया जाएगा, और अगर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ रहा है उसको इसमें मिला दिया जाएगा। यहाँ पे इसका ये और ये इतना पतला होता है कि इससे कोई भी गैस आदान प्रदान हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से बाहर निकल जाती है श्वसन के द्वारा, और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाती है, यानी कि रुधिर में आ जाती है। ठीक है, इसलिए जरूरत क्या है इसके बाद, कि जितना अधिक सतह होगा, देखो ये कुपिका इतना छोटा होने की क्या जरूरत है, जितना अधिक सतह होगा, जितना अधिक हमको सरफेस मिलेगा, उतनी अधिक हम श्वसन कर पाएंगे विसरण के द्वारा। देखो अंत में हम लोग देखेंगे तो विसरण के द्वारा ही ना ये श्वसन हो पा रहा है, यानी कि जितना सतह रहेगा, जितना ज्यादा कुपिका रहेगी, उतना ज्यादा श्वसन होगा, है ना। तो हमारी जो क्या बोलते हैं फेफड़ा है, वो श्वसन को अधिक सतह प्रदान करने के लिए कुपिका के रूप में अभिकल्पित है, यानी कि कुपिका के रूप में बनी हुई है। ठीक है, और ये कुपिका को अगर हम बिछा दिया जाए, सब पूरा सतह को काट काट कूट के पूरा अगर बिछा दिया जाए बराबर करके, तो ये कितनी बड़ी हो सकती है, तुम लोग इमेजिन करना। हमारी जो फेफड़ा है इतना छोटा सा होगा, है ना, इतना छोटा होगा, ये पूरा का पूरा फुटबॉल में का मैदान जो होता है बहुत बड़ा होता है, तुम लोग देखा होगा, पूरा घेर सकता है। इतना बड़ा सतह क्षेत्रफल हम लोग को श्वसन के लिए प्रदान करती है हमारी कुपिका। ठीक है, और कुपिका अब तो तुम समझ में आ गया कुपिका क्यों इतनी बड़ा सतह प्रदान करता है श्वसन को अच्छा से कराने के लिए, है ना। एक और तथ्य है, यदि हम विसरण, देखो बहुत सारी छोटी छोटी जीव जो होती हैं, जो एक कोशिकीय जीव है, वो ऑक्सीजन कैसे ले लेती है, विसरण के द्वारा आसानी से ले लेती है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जितने भी परेशानी होती है वो जटिल जीवों के लिए ही होती है। और बता दें कि अगर हम ये चीज को हम पहले भी बताएं, विसरण के द्वारा हम भी अगर सोचे कि अरे यार हम भी विसरण के द्वारा ले ऑक्सीजन, तो पैर से लेकर दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए लगभग 3 साल का समय लग जाएगा, जिसमें में तुम खलास हो जाएगा, तेरा कहानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, है ना, आगे के लेक्चर में क्वेश्चन भी कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।